Hi, today is quiz number 14 for Civil Services Examination Prelims 10th of October 2021. Let us begin. First section है Polity का. Consider the following statements related to anti-defection laws. Anti-defection laws. Ayaram Gayaram. A member disqualified under anti-defection cannot contest election for the entire pending duration of the House. A member can be disqualified for disobeying the whip of his party. तो एंटी डिफेक्शन ये होता है, आपने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के आप सभा में गए, लोकसभा विधानसभा, अगर आप उस पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करोगे, पार्टी से रिजाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उस सभा की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी. दिस इज एंटी डिफेक्शन. ये इसलिए किया गया था ताकि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर आयाराम गयाराम पार्टी क्विकली स्विच कर रहे हैं उसको चेक किया जाए, बट ये इतना इफेक्टिव हो नहीं पाया. Member disqualified under anti-defection cannot contest election for the entire pending duration of the house. कुछ ऐसे केसेस आए कि एक मेंबर इस पार्टी से इलेक्ट करके पहुंचा है, वो उस पार्टी से रिजाइन करेगा तो एंटी डिफेक्शन से उसकी सीट खाली हो जाएगी. बट फिर वो जो खाली सीट होगी तो उससे बायपोल होगा और वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़के फिर से वो सभा में जीत के पहुंच जाएगा. तो ये तो डिफीट हो रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्पस का. तो क्या ये ऐसा प्रोविजन है कि कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द एंटायर पेंडिंग ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, मतलब जो विधानसभा लोकसभा है वो जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो सकती, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इज देयर अ प्रोविजन लाइक दिस? और जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो विप ऑफिस पार्टी पे भी डिसोबे करने पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है. इस बात का भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है. सो एंटी डिफेक्शन लॉ में काफ़ी टाइम से रिफॉर्म्स की बात है, ये सवाल आना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ. सो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? सी. यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. ये ट्रू है. डिसोबेइंग द विप ऑफ हिज पार्टी, तो जो इंडिविजुअलिटी है किसी भी मेंबर की, मेंबर ऑफ हाउस की, वो डिसॉल्व हो जाती है, वो रहती नहीं है, बिकॉज उसको पार्टी लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा वरना विप हो जाएगा. सेकंड, ये एक और लूप होल है जिसका अक्सर मिसयूज होता है. सो ये प्रोविजन गलत है बिकॉज कैन कॉन्टेस्ट है, कैन नॉट नहीं. तो ये प्रोविजन गलत हो गया. ये प्रोविजन एब्सोल्युटली ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज बी. B, 2 only. All right. Next. Which among the followings are the features of asymmetric federalism? Asymmetric federalism. Asymmetric क्या होता है? जैसे यूएस में 50 स्टेट है तो 50 स्टेट को ही 2 वोट मिला है, टोटल 100 का सेनेट मिलेगा. एवरी स्टेट इज इक्वल. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में असिमेट्री है. ये असिमेट्री किन चीज़ों से दिखाई देती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा. राज्यसभा में हर राज्य का इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, कुछ राज्यों में ट्राइबल एरियाज को शेड्यूल 5-6 एक्स्ट्रा फीचर्स मिले हैं, प्रोविजंस है. आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है. तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म ये तीनों की तीनों चीजें बताएंगे. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सेंटर और स्टेट रिलेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है. दिस सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. Asymmetric federalism, quasi-federal. Consider the following statements. Judges of the High Court are appointed by the governor. जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट उस राज्य का गवर्नर करता है. पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट का तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट का जज का सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है. तो क्या पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा हाई कोर्ट के जज का? यू हैव टू टेल करेक्ट स्टेटमेंट. तो सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नहीं होता है. स्टेट हाई कोर्ट में जो पेंशन होती है वो तो फंड ऑफ इंडिया से होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो सैलरी है वो रेस्पेक्टिव स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से होगी, बट जो पेंशन है वो फंड ऑफ इंडिया से होगी. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. ऑल राइट. नेक्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट लिखा है, तुरंत आंसर सर्कल, एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो प्रीएम्बल है ना, इसका हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी वर्ड से एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। तो नॉट एम्बॉडीड क्या है? थॉट तो है, बिलीफ भी है, एक्सप्रेशन भी है, बट जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक का जस्टिस लिखा हुआ है, लिबर्टी नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट एम्बॉडीड। तो इकोनॉमी का लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमी का जस्टिस है, तो लिबर्टी गलत है। सो द राइट आंसर हियर इज बी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, लिबर्टी नहीं। नेक्स्ट, which of the following are part of fundamental duty? Article 51A, fundamental duties. Under Article 51A of the Indian Constitution, ये बाद में ऐड हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस अडॉप्ट हुई थी। तो इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हर किसी को अपने स्फीयर में एक्सेलेंस लाना है। To pay taxes by all citizens, to safeguard public property and adjure violence। ये जो public property का तोड़फोड़ करते हैं, this is not at all right, ये fundamental duty के against है। तो you have to tell कि fundamental duties article 51A में क्या है। अब जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना, उसने ये भी बोला था कि टैक्स हम देते नहीं है, टैक्स कॉम्प्लायंस इंडिया इतना है नहीं, तो टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी बनाइए, पे टैक्सेस बाय ऑल सिटीजन्स, बट ये अडॉप्ट नहीं हुआ। तो दिस इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, दीज टू आर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, दिस एंड दिस ओनली। ओके, नेक्स्ट। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का पहला सवाल है थार डेजर्ट से। पिछले साल भी एक सवाल आया था थार डेजर्ट से। द थार डेजर्ट इज सराउंडेड बाय द अरावली रेंज टू द साउथ ईस्ट एंड रन ऑफ कच्छ इन द साउथ। Second, Barkhan is a crescent shaped sand dune, geomorphology है, sand dune, this aeolian landform है, sand dune produced by the action of wind predominantly from one direction. So you have to tell इन दोनों में से करेक्ट क्या है। जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का है राजस्थान में, और यहाँ पे अरावली है। अरावली एक बैरियर भी है जो थार डेजर्ट का दिस सेंट्रल इंडिया में प्रोग्रेशन को स्टॉप करता है, चेक करता है। अरावली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, और अरावली आर डाइंग। तो अरावली रेंज अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, हरियाणा वगैरह में कंस्ट्रक्शन। तो अरावली रेंज चेक करती है, और अरावली रेंज कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में। ये डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इंडिया का ईस्ट है, तो यहाँ पर। तो दिस इज ट्रू। और जो बरखान है, बरखान भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, बोथ 1 एंड 2। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये पिक्चर देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये जो है ना, दिस इज थार डेजर्ट राजस्थान में। ये थार डेजर्ट, यहाँ गंगानगर है, फिर इधर पाकिस्तान आ जाता है। ये जैसलमेर है ना, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, दिस इज थार डेजर्ट। ये अरावली माउंटेन है जो इसके कहाँ पर है? साउथ और इधर ईस्ट पे, साउथ और ईस्ट पे, इस साइड है इधर। और यहाँ पर नीचे जाते हैं तो ये कच्छ एरिया आ जाएगा, गुजरात का रन ऑफ कच्छ। सो दिस इज ट्रू। बरखान ऐसे बनते हैं, हवा का डायरेक्शन ये है, तेजी से हवा ऐसे बह रही है, तो ये क्रेसेंट टाइप शेप बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बरखान। बरखान ड्यून, ड्यून मूवमेंट, सैंड एवलांच। सो दिस इज बरखान। तो ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? वमसाधारा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। महानदी रिवर है सेंट्रल इंडिया की, और वमसाधारा उसकी ट्रिब्यूटरी है। बैतरनी रिवर ओरिजिनेट्स इन छत्तीसगढ़। ये जो बैतरनी है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में ओरिजिनेट होती है। तो आप बताओ इनमें से करेक्ट क्या होगा? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें लिखा था वमसाधारा डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ये ट्रिब्यूटरी तो होगी नहीं महानदी की, ये डायरेक्टली सी में मिल रहा है। रॉन्ग। बैतरनी रिवर छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, बैतरनी रिवर ओडिशा में ही मिलती है, ओडिशा में ही ओरिजिनेट होती है, तो ये भी रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, सी एंड ओडिशा। नेक्स्ट,
इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन्स। सेस्मिसिटी क्या होती है? अर्थ के अंदर भूकंप वगैरह आ रहा है, उसके लिए हमने मैपिंग कर रखी है सेस्मिक जोन्स। तो इंडिया क्या 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मरकाली स्केल। ये स्केल है, मैग्नीट्यूड वगैरह अर्थ का क्या इम्पैक्ट है इन सब के लिए। इज दिस ट्रू? मरकाली स्केल। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफिशियल एजेंसी है फॉर पब्लिशिंग द सेस्मिक हैजार्ड मैप एंड कोड्स। ये जो डिजास्टर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आए हैं 2020 से, तो डिजास्टर रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल होना चाहिए। डिजास्टर्स, इसके लिए एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल का लास्ट चैप्टर बहुत अच्छा है, डिजास्टर, रीड इट वंस। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसमें से करेक्ट क्या है? इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ट्रू। मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा वर्ड होता है इंटेंसिटी। एक स्केल होती है मरकारी, दूसरी होती है रिक्टर स्केल। तो जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल होता है और इंटेंसिटी वगैरह दिस मरकाली स्केल से होती है। जो मैग्नीट्यूड है ना, ये लॉगरिदमिक होता है और ये रिक्टर स्केल है, तो दिस इज रिक्टर स्केल। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफिशियल एजेंसी है जो मैप बनाती है हैजार्ड्स का, तो ये ट्रू हो गया। सेसमिक जोन 4 है, बट ये गलत है। So the right option here is C, 1 and 3. This is true and this is also true. All right. Next. जैसे ये देखिए, ये है इंडिया का जोनेशन, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ भूकंप का काफ़ी डेंजर है। जम्मू कश्मीर और ये हिमालयन जोन, यहाँ पे भूकंप का है। यहाँ कच्छ में भी भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 यहाँ पर। तो ये जो है ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भूकंप है। फिर जोन 3 है, फिर जोन 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके जोनेशन है। तो ये तो जोन है। दूसरा ये मैग्नीट्यूड स्केल है कि किस रिक्टर का है, रिक्टर 7, रिक्टर 8, इस टाइप से मैग्नीट्यूड है। सेसमिक जोन्स इन इंडिया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट म्यांमार। म्यांमार किस लिए न्यूज़ में? एक तो सेंट्रल एशिया न्यूज़ में क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस है, म्यांमार में भी कू हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड थाईलैंड, तो क्या ये ट्रू है म्यांमार के रिगार्ड में? Kaladan is a multimodal transport project of Myanmar assisted by India. Multimodal का मतलब होता है वहाँ पे से लैंड भी होगा, वाटर भी होगा। मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, मतलब उसके थ्रू आप कहीं आगे ट्रांजिट करोगे। मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है म्यांमार का जो इंडिया ने असिस्ट किया है। तो इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? बताइए इसमें करेक्ट क्या होगा? तो यहाँ जो मैपिंग है म्यांमार की वो एब्सोल्युटली ट्रू है, ये सही है, ये भी सही है, कलादान भी सही है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, लुक एट दिस मैप। ये म्यांमार है, म्यांमार के इधर इंडिया है, फिर यहाँ चाइना है, फिर यहाँ लाओस है और दिस इज थाईलैंड, और यहाँ पे इधर थोड़ा बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, दीज आर नेबर्स ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार। और ये ट्रांजिट है कि हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है, कैसे जाए? यहाँ से तो बहुत लंबा रूट हो जाता है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज हुगली रिवर यहाँ कैलकाटा से जाए कुछ 539 किलोमीटर, तो सितवे आ जाएगा। सितवे से हम यहाँ पे कलादान रिवर जेटी से पलेतवा पे आए, और पलेतवा से यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत पास में है। तो ये ऐसे मल्टी मोडल कलादान दिस प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ से सी रूट से, सितवे से हम अपने नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज दिस। ओके, नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, रामसर कन्वेंशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। कंजर्वेशन करना है वेटलैंड का और उसके रिसोर्सेज का। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसको आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते, ये चाहे कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पे, कंजर्वेशन होगा ही होगा, वाइज यूज होगा ही होगा, दीज आर यूनिवर्सल वर्ड्स, तो दिस हैज टू बी ट्रू। Chilka Lake is the only wetland of India listed in the Montrex record. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर में वो वेटलैंड है, मॉन्ट्रेक्स में उन वेटलैंड को रखते हैं जिसपे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्लाइमेट वगैरह का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में रखा जाता है। सो चिल्का लेक क्या है? उसमें ओनली वेटलैंड है इंडिया का, यहाँ वैसे भी ओनली लिखा था। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट आंसर इज दिस ओनली। आज की डेट में 2 लेक्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक है केवलादेव, दूसरी है लोकटक।
केवलादेव और लोकटक. Okay, these are in Montrex. So this statement is wrong. This statement is true. So this completes geography. All right. So now let us come to history. Before that, कल एक सवाल था, the term Aryan denotes. See, ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना, इसमें हमें ये फोकस करना चाहिए कि प्रश्न में एक्चुअली क्या पूछना चाहता है. इन सारे ऑप्शंस में आर्यंस हैं, मतलब उस टाइप के पुरानी कोई ट्राइब्स वगैरह है, ये तो सारे के सारे नोमैडिक ही होते हैं. नोमैडिक मतलब घूमते, एक जगह से दूसरी जगह वो नोमैड टाइप रहेंगे, आर्यन. बट अभी जो इस प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट था ना, वो ये था कि आर्यन एक रेशियल ग्रुप है या फिर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है. डिबेट इस दो टॉपिक पे चल रही थी कि हु आर आर्यंस. तो ऐसे सवाल में जो आर्यन है ना, उसका प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि वो सुपीरियर कोई ग्रुप है, क्या लिंग्विस्टिक है, नोमैडिक या एथनिक. द आंसर शुड बी दिस इज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, दिस इज अ भाषाई ग्रुप, अ लिंग्विस्टिक ग्रुप. वरना आर्यन तो मतलब नोमैड तो हर कोई है. जैसे इसका एक एग्जांपल आई टेल यू. एक बार सवाल आया था, जो चीफ चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पॉलिटी का था. उसमें एक ऑप्शन लिखा था चीफ मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन था गवर्नर, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर. अब वैसे तो जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें हर जगह गवर्नर का ही साइन होता है. बट वहां ये पूछना चाहते थे कि चीफ सेक्रेटरी जो है उसका आइडेंटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है. तो उसका आंसर यूपीएससी ने फिर चीफ मिनिस्टर माना था बजाय गवर्नर. ओके, तो इस टाइप के सवाल में देयर इज नो डाउट नोमैड होंगे, ये घूमते रहते हैं. बट पूछना ये चाहते हैं कि वो लिंग्विस्टिक ग्रुप है या नहीं है. ओके, सो इसको भी ध्यान रखना है हमें. नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री. With reference to the Bhimbetka caves, consider the following statements. It exhibits the earliest traces of human life in India. Earliest traces of human life in India. ये बहुत पुरानी यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह है भीमबेटका में. भीमबेटका केव्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत न्यूज़ में है, ये 40 की 40 पता होनी चाहिए. भीमबेटका केव. तो यस, इट इज लोकेटेड इन द फुटहिल ऑफ विंध्या माउंटेन. विंध्या माउंटेन का है मध्य प्रदेश में, सेंट्रल. तो दिस इज ऑल्सो. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट इसका ऑप्शन होगा कि यस, ये एग्जिबिट करती है ह्यूमन लाइफ इन इंडिया. या ऐसे ऐसे बहुत सारी पेलियोलिथिक टाइप ऐसे पेंटिंग्स हैं, ह्यूमन लाइफ इन इंडिया. ये केव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये फुट हिल ऑफ विंध्या माउंटेन में भी है. सो द राइट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3. चौरी चौरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 100 साल. चौरी चौरा इंसिडेंट हैज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट. किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है चौरी चौरा? क्या ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से है? स्वदेशी, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस 1930s है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940s है, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ था. तो दिस इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920s. सो द राइट आंसर हियर इज ए, एनसीएम. चौरी चौरा में वायलेंस हुआ. गांधी जी ने कहा कि इंडिया अभी ऐसे मास स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं है और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. सो द राइट आंसर इज ए. ऑल राइट, नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुतुल नाच. पुतुल नाच जैसे ट्रेडिशनल डांस आर्ट फॉर्म्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर. तो पुतुल नाच क्या है? ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट है. वेस्ट बंगाल में ऐसा होता है नाच, लाइक शोज टाइप पुतुल नाच. पपेट्स जो होती हैं इसमें 3 से 4 फीट हाइट की होती है और जो कॉस्ट्यूम होता है वो जैसे एक्टर, एक जतरा भी डांस फॉर्म वगैरह है तो उससे मिलता जुलता है. कॉस्ट्यूम्ड लाइक द एक्टर्स ऑफ जतरा. सो यू हैव टू टेल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ओके, तो पुतुल नाच वेस्ट बंगाल, और पुतुल नाच के जो 3-4 फीट हाइट होती है और कॉस्ट्यूम जतरा की तरह होती है. नाउ सी, व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू इज हर शब्द को बहुत केयरफुली पढ़ना है. अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ोगे ना तो सिली मिस्टेक्स होती है. एवरी सिंगल वर्ड. और जैसे मैं आपको यहाँ जो स्टाइल बता रहा हूँ, एक एक शब्द को वहाँ पे पेपर में ऐसे अंडरलाइन करते हुए धीरे धीरे पढ़ना है, इससे गलती नहीं होगी. जैसे यहाँ क्या लिखा था? स्ट्रिंग पपेट लिखा था. बट पुतुल नाच तो रॉड पपेट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी. रॉड होता है, ये स्ट्रिंग नहीं होता है. स्ट्रिंग तो वो राजस्थान में जैसे कठपुतलियां होती है वो स्ट्रिंग है. दिस इज रॉड पपेट. सो द राइट ऑप्शन इज बी. ओके, नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक म्यूजिक विद देयर एसोसिएटेड स्टेट. फोक म्यूजिक, फोक डांस, इसका भी एक पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में, हैव अ लुक. फोक म्यूजिक एंड फोक डांसेस का. फोक म्यूजिक और ये फोक स्टेट है. लवनी क्या महाराष्ट्र का है?
बम्बू डांस क्या मिजोरम का है? रविंद्र संगीत क्या वेस्ट बंगाल का है? आपको बताना है करेक्टली मैच्ड क्या है। अब जो लवनी डांस फॉर्म है ये महाराष्ट्र का है, म्यूजिक है ये, फोक म्यूजिक। बम्बू डांस फॉर्म मिजोरम का है। रविंद्र संगीत ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का है। सो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आर्ट एंड कल्चर। निरुक्ता, जैसे पहले वेद आए थे फिर वेद के बाद वेदांग आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वेदांग्स आते हैं, तो ये वेदांग्स हैं। निरुक्ता क्या मैट्रिक्स है संस्कृत ग्रामर की? छंदा क्या एटाइमोलॉजी है और द ओरिजिन ऑफ द वर्ड? ज्योतिषा क्या ग्रामर है? आपको बताना है विच ऑफ द अबव पेयर इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड तो वेदांग है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड क्या है? तो ये जो सब दिए हुए हैं ना, ये सब के सब इनकरेक्टली मैच्ड है। दीज ऑल आर इनकरेक्टली मैच्ड। ऐसे सवाल भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बनता है नहीं बनता है नहीं बनता है, ओके। बट जो इजी और मॉडरेट सवाल है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। इसमें भी ट्राई कि कहीं कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो गो फॉर इट, ओके। अब जैसे ये है, और अच्छा जो तुक्काबाजी होती है ना ये फर्स्ट चॉइस कभी नहीं होनी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही आपका एजुकेटेड गेस बढ़ेगा, ओके। तो पहले स्टेप से ये नहीं करना है कि हमें बस गेस वर्क करना है, नो, फर्स्ट गो फॉर नॉलेज। शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन। निरुक्ता मतलब होता है एटाइमोलॉजी और द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। छंद मतलब होता है संस्कृत ग्रामर के मैट्रिक्स। ज्योतिष होता है एस्ट्रोनॉमी और व्याकरण होता है ग्रामर। व्याकरण होता है ग्रामर। तो आप 3 तो यहाँ पे बता ही सकते थे कि 3 गलत है ना। तो ट्राई, समटाइम्स ऐसे सवाल भी हो जाते हैं ऐसे एलिमिनेशन से, लॉजिक से। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अक्सर आरबीआई करती है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये है क्या? बोरोविंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई। बोरोविंग शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम द आरबीआई, पैसे बोरो कर रहे हैं। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बैंक्स इंडस्ट्री ट्रेड को लैंडिंग लैंडिंग कर रहे हैं, तो बोगस है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ये है आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है और खरीदती है और इससे लिक्विडिटी ऑफ मार्केट को एडजस्ट करती है। अगर परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब मार्केट से सिक्योरिटी परचेज कर ली, बदले में पैसे दे दिए, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सप्लाई करेगी और बदले में पैसा एब्जॉर्ब कर लेगी, पैसा उनसे ले लेगी, तो इससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करती है और लिक्विडिटी से ही इन्फ्लेशन टेम हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। पीएमआई डेटा हमें पता होना चाहिए और कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है ये भी हमें पता होना चाहिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है? सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज और टेक्सटाइल। सो इनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है? अक्सर जो ऐसे सवाल आए ना जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूजुअली एक या दो एलिमिनेट कर लो ना तो सही आंसर पे आ जाओगे आप। फर्टिलाइजर तो कोर होगा, नेचुरल गैस भी कोर होगा, सीमेंट भी कोर होगा, रिफाइनरी भी कोर होगा। बट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल तो कपड़ा उद्योग होता है, तो कपड़ा उद्योग क्या कोर इंडस्ट्री में आएगा? नो। आप 5 को एलिमिनेट करो, कुछ और एलिमिनेट होंगे एंड यू विल कम क्लोजर टू द राइट ऑप्शन। सो यहाँ क्या आंसर है इसका? सी। सी। सी मतलब 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं है। कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो 8 है ये 8 कहलाते हैं कोर इंडस्ट्री, ओके, रिमेंबर। अब ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर द यूनियन बजट? तो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, इंटरेस्ट का पेमेंट, सब्सिडी, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी। तो इनमें से रेवेन्यू क्या होगा? देखिए, रेवेन्यू याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, जिससे कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो वो रेवेन्यू।
पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, बहुत पैसा इधर खर्च हो जाता है, कुछ एसेट नहीं हुआ, लाइबिलिटी भी नहीं हुई, तो ये रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेमेंट, उधार लिया था उसका इंटरेस्ट देना ही देना है, कोई रेवेन्यू दिस नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज जो होता है, सब्सिडीज जो होता है वो क्या होता है, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे भी कोई एसेट नहीं बन रहा है, लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। बट रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग मतलब 1 लाख रुपए आपने किसी से लिए थे, उसका इंटरेस्ट नहीं, वो 1 लाख रुपए ही आपने वापस कर दिए, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो ये रेवेन्यू नहीं होगा। लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, लाइबिलिटी और इसका लोन का कंस्ट्रक्टिव यूज होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रेवेन्यू। ये दोनों रेवेन्यू नहीं है, दीज थ्री आर रेवेन्यू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 1, 2 and 3। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउडिंग इन इफेक्ट। ये वर्ड भी बहुत बजवर्ड बना हुआ है कि सरकार खूब पैसा खर्च करे जिससे ग्रोथ रिवाइव हो, बट क्या उससे क्राउडिंग इन होगा या क्राउडिंग आउट होगा, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चे कम करे तो क्राउडिंग इन होगा। इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, सरकार कम कर रही है, प्राइवेट बढ़ा रहा है, तो क्या क्राउडिंग इन होगा। इंक्रीज इन द जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या क्राउडिंग इन होगा। यूजुअली क्या करेक्ट है यहाँ पे, तो सी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सरकार तो खर्चा करेगी चाहे क्राउडिंग इन हो या क्राउडिंग आउट हो, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही है, उसके बाद जो इफेक्ट्स आएगा वो कहलाएगा क्राउडिंग इन या क्राउडिंग आउट। तो पहला स्टेटमेंट डिक्रीज नहीं, सरकार तो इंक्रीज ही करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्राउडिंग इनमें प्राइवेट सेक्टर का भी खर्चा बढ़ जाता है, क्राउड मतलब भीड़ हुआ, सरकार ने खर्चा करके भीड़ बढ़ा दी और प्राइवेट भी आ गया, तो क्राउड क्या हुआ, इन हुआ, इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड। अगर सरकार बहुत खर्चा करने लग जाएगी और प्राइवेट सेक्टर बाहर चला गया तो इसको बोलेंगे क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट। तो डिक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर होता तो वो क्राउडिंग आउट हो जाता, क्राउडिंग इन है, सब खर्चा कर रहे हैं तो जीडीपी बढ़ेगी, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, 2 and 3। डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा, चाहे क्राउडिंग इन हो या क्राउडिंग आउट हो। रेपो रेट इज ऑलवेज मोर देन द रिवर्स रेपो रेट, ये नेक्स्ट सवाल है। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होती है रिवर्स रेपो रेट से, इज इट ट्रू। बैंक रेट हमेशा कम होती है रिवर्स रेपो रेट से, इज इट ट्रू। ये दो स्टेटमेंट है, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब क्या है, टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो रेपो रेट इज ऑलवेज मोर देन रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों ना टेंडम में चलती है, रेपो कम होती है तो रिवर्स भी कम होती है, रेपो बढ़ती है तो रिवर्स भी बढ़ती है, बट जो रिवर्स है वो हमेशा रेपो से थोड़ी कम रहती है, तो दिस इज ट्रू। बैंक रेट इज ऑलवेज लेस देन द रिवर्स रेपो रेट, अब रेपो रिवर्स होता है ना, ये होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक रेट विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो ये लेस नहीं ज्यादा होगी इवन रेपो रेट से भी। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ये ट्रू है, ये गलत है। बैंक रेट जो होती है ना वो रिवर्स से ज्यादा होती है और रेपो से भी ज्यादा होती है, वो बैंक रेट होती है। तो राइट ऑप्शन इज ए। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि सरकार को अगेन ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है तो वो क्या करेगा, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट करेगा। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक, आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को इस रेट पे, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ये हायर होती है रिवर्स रेपो रेट से, ये यूज होती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फंड, लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन के लिए। तो ये रेपो हुई, मतलब आरबीआई ने दिस बैंक्स को पैसा दिया, और रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले लेती है। इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक, ये लोअर होती है रेपो से, और ये भी कैश फ्लो को यूज होता है। ये दोनों ऑपरेशन होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट। और बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट होती है अगेन आरबीआई ने पैसा बैंक को दिया विदाउट सिक्योरिटी, तो ये बैंक रेट होती है। अभी जैसे रेट्स क्या है, पॉलिसी रेपो 4 है, रिवर्स रेपो 3.35 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आप बताना ये 4.25 है, और बैंक रेट देखिए ज्यादा है इवन रेपो से भी 4.25, बिकॉज सिक्योरिटी नहीं है तो ये रेट ज्यादा होगी। सो बैंक रेट, ये सारे टर्म्स हमें पता होने चाहिए। ओके, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग बहुत न्यूज में है अभी। हांगकांग वाई, बिकॉज चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। हांगकांग इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। हांगकांग और ताइवान भी पढ़ना है, वन कंट्री टू सिस्टम्स। इट वॉज फॉर्मरली अ ब्रिटिश कॉलोनी बट वॉज हैंडेड ओवर टू मेनलैंड चाइना इन 1997। तो देखिए जो हांगकांग है ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी था,
ब्रिटिश कॉलोनी, ओपियम ट्रेड पढ़ा है ना, ब्रिटिश कॉलोनी था। यहाँ डेमोक्रेसी है, ब्रिटिश कॉलोनी है तो डेमोक्रेसी होगी, बट चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसीलिए इसको हैंड ओवर तो कर दिया चाइना को, बट इस कंडीशन पे किया कि चाइना यहाँ की डेमोक्रेसी को मेंटेन करेगा, और चाइना उसी डेमोक्रेसी को हटाना चाहता है, कम करना चाहता है। तो इसीलिए इस बात पे प्रोटेस्ट होते हैं। यहाँ का प्रिंसिपल है वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब कहने को तो चाइना है बट मेनलैंड चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, हांगकांग में डेमोक्रेसी है। वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी भी था जो 1997 में चाइना को हैंडेड ओवर कर दिया। अब यहाँ का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पूछा था नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट मतलब ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो कोड कौन सा आएगा? नीदर वन नॉर टू। हमको जो पूछा गया था वो ना तो ये है ना तो ये है, बिकॉज नॉट करेक्ट इज आस्क्ड, सो द राइट ऑप्शन इज डी। फोकस दिस एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग हो रहा है, इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क है इससे। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, यूएन। ऑलराइट, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किरण हेल्पलाइन है, ये इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। अब जैसे किरण ही नाम है, किरण मतलब जैसे आशा की किरण, कुछ लाइट दिख रही है आगे, तो ये मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऑफ पीपल के लिए किरण हेल्पलाइन। मनोदर्पण वो है, इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, अगेन मेंटल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड है। अब आपको बताना है इन दोनों में से ट्रू क्या है। तो ये जो किरण हेल्पलाइन है, दिस इज ट्रू। कोविड के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आए हैं, तो इसके लिए ये मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल के लिए किरण हेल्पलाइन है। मनोदर्पण जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है, दिस इज एमएचआरडी था, एमएचआरडी अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है। सो राइट ऑप्शन इज ए, ये गलत, ये ट्रू। 24th, यूक्रेन वॉज फॉर्मली रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे 1980s में अफगान आए, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यूक्रेन उस टाइम पे सोवियत यूनियन में था। इज इट ट्रू? यूक्रेन इज सराउंडेड बाय सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी इन द साउथ, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी इन द साउथ। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी, इनमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जो यूक्रेन है पहले सोवियत का पार्ट था, यूक्रेन अजोव और ब्लैक सीज के साउथ में है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये जो मैप है ना, ये भी बड़ा हाई यील्डिंग मैप है। ये है सी ऑफ अजोव, ये इधर यूक्रेन है साउथ में, सी ऑफ अजोव, और फिर ये ब्लैक सी है। ये जो कनेक्ट हो रही है स्ट्रेट, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। फिर ब्लैक सी से आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मारामारा, फिर डार्डेनल्स स्ट्रेट, फिर सी ऑफ एजियन। तो अजोव, ब्लैक सी, देन बॉस्फोरस, देन मारामारा, फिर डार्डेनल, फिर एजियन सी। ये पैटर्न याद रखना है, ब्लैक सी और सराउंडिंग कंट्रीज भी। ऑलराइट, अब बताइए फाइनल क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन अर्बन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जल जीवन मिशन फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इट कॉम्प्लीमेंट्स द गोल 6 ऑफ यूनाइटेड नेशन एसडीजी। एसडीजी 17 के 17 रटे होने चाहिए, तो क्या ये गोल 6 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? इट एम्स टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, मतलब इससे इकोसिस्टम, इकोनॉमी, पीपल, सबका वेलफेयर हो रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर में ये प्रमोट करेगा। अब ये स्टेटमेंट को गलत करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये ट्रू होगा ही। जल जीवन मिशन में हम वही काम करेंगे जो सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को प्रमोट करेगा, तो दिस हैज टू बी ट्रू। गोल 6 जो है ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है, सो यहाँ पे दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। जल जीवन मिशन गोल 6 ऑफ एसडीजी यूएन के और सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर दोनों को फिट बैठता है। अब ये जैसे एसडीजीज हैं, ये 17 याद होने चाहिए। नो पॉवर्टी 1, जीरो हैंगर 2, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4th क्वालिटी, 5th जेंडर, 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रा, 10th है रिक्वायर्ड रिड्यूस करें इनइक्वालिटी, 11th है सस्टेनेबल सिटी, 1 सस्टेनेबल सिटी, 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th क्लाइमेट चेंज, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जो पिलर्स है ना, इसको आप हर जगह फिट कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ये 17 थीम्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स टुडेज क्विज। ओके, क्विज कैसा हुआ, टेल, स्कोर भी बताइए। All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.